नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इरिगेशन या सिंचाई। अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, सिंचाई कितने प्रकार की होती है तथा सिंचाई की विधियां कौन कौन सी हैं और विधियों के लाभ तथा हानियां क्या क्या हैं। तो सिंचाई किसे कहते हैं दोस्तों? पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई या इरिगेशन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ जैसा कि मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए तथा पौधों की वृद्धि के लिए जो पानी की मात्रा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। लेकिन देखो, एक बारिश के द्वारा मिल रहा है और एक अपन मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से पानी दिया जा रहा है। तो अपन जो बारिश के अलावा कृत्रिम रूप से पानी दे रहे हैं उसे ही क्या कहेंगे? मात्र सिंचाई का नाम देंगे। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं कि सिंचाई के उद्देश्य क्या क्या हैं। देखिए, सिंचाई के क्या क्या उद्देश्य हैं। पौधों की वृद्धि हेतु मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति करना। सीधी सी बात है कि पौधे के अंदर जो वृद्धि होती है वो किससे होती है? नमी के माध्यम से होती है। क्यों? क्योंकि पौधा मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण मात्र जल के साथ करता है। जल के माध्यम से ही अवशोषण करके रसारोहण क्रिया के माध्यम से पत्तियों तक ले जाता है और वहाँ पर वाष्प उत्सर्जन, वाष्पीकरण जैसी क्रियाएं होती हैं। आगे अपन बात करते हैं, फसल को अल्फा अवधि मतलब कुछ समय तक सूखे से बचाकर उत्पादन सुनिश्चित करें। कई बार क्या होती है, अपन वर्षा आधारित खेती कर लेते हैं, वर्षा नहीं आती है, वर्षा नहीं आने की वजह से क्या होता है, पौधा सूखने लगता है। तो अपन सिंचाई करके या पानी देके सिंचाई के माध्यम से और पौधे को बचा सकते हैं तथा उससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं पौध वृद्धि हेतु फसल छत्र, क्रॉप कैनोपी। क्रॉप कैनोपी का मतलब होता है जिस क्षेत्र में आपने फसल उगाई है उस क्षेत्र का ऊपर का जो वातावरण है उसे क्रॉप कैनोपी के नाम से बोलते हैं। इसे अल्प वायुमंडल को ठंडा रखकर पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल बनाना। जिस जगह अपन सिंचाई कर रहे हैं वहाँ का वायुमंडल भी क्या रहता है? आर्द्रता के कारण ठंडा रहता है और पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल रहता है। दोस्तों आगे बात करते हैं, मृदा में स्थित लवणों के निक्षालन करने हेतु तनु करके लवणों को नीचे तक पहुंचाना। क्या होता है, मृदा में वाष्प उत्सर्जन या वाष्पीकरण के कारण ज़्यादातर लवण ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और वहां आकर पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ऐसा होने से हानिकारक लवणों को अपन सिंचाई के माध्यम से घोलकर और निक्षालित करके नीचे वाले संस्तरों में वापस पहुंचा सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, फसल को पाले से बचाने हेतु। जब रात के समय पाला पड़ता है तो फसल को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले ही शाम के समय सिंचाई कर देते हैं। तो सिंचाई करने से क्या होता है, वहाँ का कुछ तापमान में वृद्धि हो जाती है तथा पौधे की कोशिकाओं में सार्बिटोल का जमाव नहीं होता, जिससे पौधे की कोशिकाएं फटती नहीं और पौधा मरता नहीं। इससे पाले से बचाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। आगे अपन बात करते हैं कृषक परत मतलब प्लाउज लेयर। जिस जगह अपन जुताई कर रहे हैं उसके लिए हार्ड, जैसे मिट्टी जो सूखी रहती है उसमें हार्ड जुताई होगी, उसमें आसानी से कृषि यंत्र काम नहीं करेंगे। तो अपन पहले सिंचाई करके उसको परत को नम बना लेंगे और फिर अपन अगर कृषि कार्य करेंगे तो कृषि कार्य आसानी से कर सकते हैं। ये अपना क्या है, उद्देश्य है सिंचाई करने का और कृषि क्रियाओं के अनुकूल इसको बना लेते हैं। आगे अपन दोस्तों बात करते हैं कि सिंचाई कब करें पौधों में। सिंचाई कब करें? सिंचाई पहले देखो पौधों के आधार पर, पौधे के आधार पर कैसे करें। कुछ पौधे की बाह्य स्थिति देख के कर सकते हैं अपन, पौधे का वाटर पोटेंशियल देख के कर सकते हैं, जल मांग के अनुसार कर सकते हैं अपन। इसके अलावा पौधे की जो क्रांतिक अवस्थाएं निश्चित की गई हैं उन क्रांतिक अवस्थाओं पर अपन देख कर सिंचाई कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला है अपना पौधे की बाह्य स्थिति देखकर। पौधे की बाह्य स्थिति देखकर आप कैसे पहचानेंगे? आप सुबह तथा दोपहर के समय 2-3 दिन तक खेत का अवलोकन करें। अवलोकन में आपको देखने को मिलेगा कि जो पौधा मुरझा रहा है उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। तो ऐसा करने से आप बाह्य स्थिति देखकर पौधे की और आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस खेत में सिंचाई की आवश्यकता है। आगे अपन दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, पौधे की पत्तियों में जल मात्रा व जल विभव देखकर। आपको पता है जिस पौधे की जल विभव कम है
या जिसमें जल की मात्रा कम है उसकी पत्तियां क्या रहती हैं, मुरझाई हुई रहती हैं, और जिसमें जल विभव की मात्रा ज़्यादा है उसकी पत्तियां बिल्कुल क्या रहती हैं, खिली हुई रहती हैं। देखिए दोस्तों, वाटर पोटेंशियल या जल विभव नीचे की तरफ अधिक होता है तथा ऊपर की तरफ जाते जाते कम हो जाता है। आपको इस चित्र के माध्यम से समझने को मिल सकता है। यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई है, क्योंकि जल की मात्रा क्या है, इधर हेवी है, और यहाँ ऊपर की पत्तियों की वाटर पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। तो आप इसको देखकर आइडिया लगा सकते हैं और सिंचाई की अवधि निश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं पत्तियों का तापमान मापकर। जब वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण के कारण पत्तियों की रंध्रों से जल का ह्रास हो जाता है या नुकसान हो जाता है तथा उसके बाद में जब वाष्पीकरण क्रिया रुक जाती है तो पत्ती की सतह का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि पत्तियों के रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्योंकि पानी की क्या हो जाती है वहाँ पर कमी। रंध्र बंद होने के बाद जब पत्ती की सतह का तापमान बढ़ जाता है तो अपन इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से पत्ती की सतह का क्या माप लेते हैं, तापमान माप लेते हैं। और जब तापमान अधिक आता है तो अपने को सोचना चाहिए कि इस पौधे के अंदर सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे ये पौधे की पत्तियां हैं, ये इंफ्रारेड थर्मामीटर है। कौन सा थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से अपन पत्ती की सतह का तापमान मापकर इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं और पौधे में सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं कि किस समय आप सिंचाई देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं देखकर। हर फसल की एक क्रांतिक अवस्था होती है, निश्चित क्रांतिक अवस्था होती है जिस पे सिंचाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अगर उस अवस्था पे सिंचाई नहीं करते हैं अपन तो फसल की उपज में काफ़ी भारी नुकसान हो जाता है। सीधा 20 से 25% फसल का नुकसान हो जाता है। तो उसी प्रकार से अलग अलग फसलों की अलग अलग दिनों पर क्रांतिक अवस्थाएं डिसाइड की गई है जो फसल बुआई के बाद में आती हैं। जैसा कि आप लेंगे सबसे पहले गेहूँ की क्रांतिक अवस्थाएँ। आपको बताएं दोस्तों, गेहूँ को कुल 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। कितनी सिंचाइयों की, 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहला है सीड्स जड़ निकलना। ये क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं इसको। ये स्टेज या ये अवस्था मात्र 21 दिन पे आ जाती है। बीज बुआई के 21 दिन बाद में ये अवस्था आ जाती है। इस पे सिंचाई करना बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस अवस्था पे अपन सिंचाई नहीं करते हैं तो फसल की उपज में सीधा 20 से 30% नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया है कि गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो इसको शॉर्ट में CRI अवस्था भी बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। ये कितने दिन बाद में आती है दोस्तों, 21 दिन पे आती है। इसके बाद में आप दूसरी सिंचाई करें कल्ले फूटते समय, जब गेहूं में लेट टिलरिंग स्टेज बनती है तब उस टाइम में आप क्या करें, सिंचाई करें। आगे बोलते हैं अपन गांठ अवस्था पे, मतलब लेट जॉइंटिंग स्टेज पे। आपको बताएं दोस्तों, जैसे आपने गेहूं का तना देखा होगा, इस प्रकार से होता है, ये गांठें बनती हैं। तो जब ये गांठ बनना प्रारंभ हो तो उस अवस्था के ऊपर क्या करनी चाहिए, अपने को सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है कौन सी, बाली अवस्था पर, मतलब ईयर इमरजेंसी स्टेज। जब पौधे में फूल बनना स्टार्ट होता है तो उस अवस्था पे आप क्या करें, सिंचाई करें। नेक्स्ट मिल्किंग हाउस स्टेज। जब आपने देखा होगा जब गेहूं का दाना बनता है तो उस कंडीशन में दूधिया रंग का कच्चा कच्चा रहता है। आप गेहूं के दाने को कभी फोड़ के देखना, थोड़ा सा दूध जैसा पदार्थ उसमें से निकलेगा और कच्चा सा दाना आएगा। उस स्टेज को बोलते हैं मिल्किंग स्टेज या दूधिया अवस्था। उस अवस्था पे भी सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली स्टेज है डक स्टेज, जिस पर पकता है दाना। तो दाना पकने की अवस्था पे आपको क्या करनी चाहिए, सिंचाई। तो इस प्रकार से गेहूं में कुल 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी है, CRI अवस्था। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाता है कि अगर किसी किसान के पास केवल 2 ही सिंचाइयां उपलब्ध हो तो आप किस किस अवस्था पे करोगे। तो दोस्तों, आप पहली सिंचाई करोगे CRI अवस्था पे या क्राउन रूट इनिशिएशन में, और दूसरी करोगे आप मिल्किंग स्टेज के ऊपर, जिस टाइम में दाना बनता है दूधिया अवस्था के ऊपर। आगे अपन बात करते हैं जो की बात करें तो जो में सिंचाई की ज़्यादातर गेहूं के समान ही अवस्थाएं होती हैं, लेकिन बुआई के 30 दिन बाद में और दाना बढ़ते समय आप सिंचाई अवश्य करें। नेक्स्ट बात करते हैं चना, सरसों और अलसी। देखो, चना, सरसों और अलसी जितने भी फलीदार फसलें हैं उनमें जब फलियां बनते हैं तो उससे पहले सिंचाई करने की अत्यंत आवश्यकता रहती है।
जितने भी तिलहनी फसलें रहती हैं तो उनमें जब दाने बनने लगते हैं फलियों के अंदर, उससे पहले और फूल बनते समय सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता रहती है दोस्तों। तो देखो इसमें फूल आने से पहले किसमें, चने के और सरसों और अलसी के अंदर फलियां बनते समय सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस अवस्था पे आपने सिंचाई नहीं की तो आपको उपज में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें अपन आलू पोटैटो की, जब आलू में अंकुरण अवस्था होती है, अंकुरित होता है आलू, तो उस समय सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में जब कंदों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, कंद फॉर्मेशन अवस्था होती है, मान लीजिए आपने एक आलू था और उसका टुकड़ा करके बोया है, तो सबसे पहले आपको जब टुकड़ा आप लगाओ उसका अंकुरण हो, उस अवस्था पे सिंचाई करनी है। और दोबारा इससे नए कंदों का निर्माण हो रहा है तो उस अवस्था पे आपको सिंचाई करनी चाहिए। आगे बात करते हैं गन्ने में। गन्ने का वही अंकुरण अवस्था पर तथा कल्ले फूटते समय और बढ़वार के समय आवश्यकता रहती है। कपास में डोडे वाली जो सिंपोडियल शाखाएं बनती हैं तो उस समय तथा फूल बनते समय सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। यह आपकी किताब में भी सारणी के रूप में दिया गया है। आगे अपन बात करते हैं कि तंबाकू में। तंबाकू में क्या होती है, एक चुटाइया वाली अवस्था आती है। इस चुटाइया वाली अवस्था में क्या करते हैं अपन, तंबाकू के ऊपरी सिरे को तोड़ देते हैं। ऊपरी सिरे को तोड़ने से क्या होता है, असीमित वृद्धि से रुक जाता है तथा पत्तियों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस अवस्था को चुटाई वाली अवस्था बोलते हैं और इस अवस्था पे सिंचाई करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। बात करें मूंगफली। मूंगफली आपको पता है जब मूंगफली में सुइयां बनने लगती हैं, आपको पता है मूंगफली कहाँ लगती है, ज़मीन के अंदर लगती है, भूमि के अंदर। जब इसमें मूंगफली लगने लगती है तो इस टाइप से सुइयां बनती हैं और सुइयों के आगे मूंगफली लगना प्रारंभ होती है। तो जब ये सुइयां बनना प्रारंभ हो जाती हैं लगभग 45 से 50 दिन के ऊपर, तब आपको मूंगफली के अंदर सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन धान। धान में जब कल्ले फूटने थे तथा फूल आने से पहले वह फूल बनते समय क्या करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। मक्का की बात करें, नरमंजरी बनते समय और भुट्टे बनते समय। नरमंजरी का आपने देखा होगा, जैसे बाल से बाल निकलते हैं जब मक्का के भुट्टे से, देखा हो तो आप लोगों ने, वो नरमंजरी वाली अवस्था है। तो उस अवस्था पे सिंचाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं मृदा नमी के आधार पर। आप मृदा की नमी को हाथ से चेक कर लें और हाथ से चेक करके उसमें देखें कि अगर गीलापन आ रहा है इसका मतलब इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। जब मृदा पूर्ण रूप से सूखी हुई आपको नजर आ रही है इसका मतलब इसमें सिंचाई की आवश्यकता है। इसके अलावा आप टेंसियोमीटर की सहायता से एनालिसिस कर सकते हैं। कौन से मीटर की सहायता से, टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर एक यंत्र होता है जिसका उपयोग मृदा नमी तथा निक्षालन मापने के लिए किया जाता है। तो टेंसियोमीटर आप भूमि में इस प्रकार से लगा दें और इसकी रीडिंग नोट कर लें आप कि इसमें सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों फसलों में सिंचाई कितनी अवस्था में करें, हाउ मच टू इरिगेशन, कितनी क्वांटिटी में करें। तो हर फसल की क्या एक निश्चित जलमांग होती है, उस जलमांग के अनुसार आप सिंचाई कर सकते हैं। जैसा कि पहला धान का बारे में दर्शाया गया है, धान की जो जलमांग होती है वो 900 से 2500 mm होती है और अगर अपन सेंटीमीटर में व्यक्त करें तो 90 से 250 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग फसल, जैसे गेहूं की है 450 से 650, गन्ने की है 1500 से 2500, मतलब इसकी सर्वाधिक जलमांग होती है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक जलमांग वाली फसल कौन सी है, तो सर्वाधिक जलमांग वाली है धान। कितनी होती है, 1500 से 2500 mm इसकी वार्षिक जलमांग होती है। तथा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग वाली फसल कौन सी है, तो वो कौन सी आएगी, आपकी धान आएगी। आगे अपन बात करते हैं, आलू की जलमांग है 500 से 700 तथा मूंगफली की है 500 से 700 और कपास की है 500 से 700 mm और सोयाबीन की है 450 से 700 तथा मक्का की है 500 से 800 mm। इस जलमांग को आप फसल वाइज आपको याद करनी है। काफ़ी बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इसको देकर आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिंचाई की विधियाँ। सिंचाई की अलग अलग प्रकार की विधियाँ हैं। दो विधियां हैं मुख्य रूप से, एक पृष्ठीय विधि जिसके पृष्ठ के ऊपर मतलब मृदा की जो सरफेस होती है उसके ऊपर सिंचाई की जाती है, तथा दूसरी है अधोपृष्ठीय, मतलब किसी सिंचाई साधन को रखकर उसके ऊपर क्या किया जाती है, पृष्ठ के ऊपर सिंचाई की जाती है, उसे अधोपृष्ठीय सिंचाई के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले है चौकेबार या द्रोणी सिंचाई, इसको चेक बेसिन मेथड भी बोलते हैं, और अपन सीधी भाषा में आपको बताऊं तो इसको क्यारी विधि के नाम से जाना जाता है। ये देखो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम विधि है
सबसे प्रचलित विधि है, लेकिन ये विधि केवल समतल क्षेत्रों के लिए ही क्या है, उपयुक्त है। इसमें समान रूप से सारे खेत को, अगर समतल खेत है तो पानी दिया जा सकता है। इसमें जल निकास की समस्या ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि अतिरिक्त जो जल रहता है वो एक मेन इरिगेशन चैनल के माध्यम से बहकर आराम से निकल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ नुकसान क्या है इसके, वो देखिए। नुकसान इसमें यह है कि मेड जब बनाते हैं अपन खेत में क्यारी बनाने के लिए, तो उसमें भूमि का वेस्ट ज़्यादा होता है। मतलब एक बड़ा फसल का क्षेत्रफल केवल मेड बनाने में वेस्ट हो जाता है। साथ साथ में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। जिन क्षेत्रों में पानी बहुतायत से उपलब्ध है, उन क्षेत्रों के लिए ये विधि क्या है, उपयुक्त है। देखो इसमें देखो किस प्रकार से है, या तो खेत को, जैसे ये आपका खेत है, इस प्रकार से या तो आयताकार रूप में या वर्गाकार रूप में अलग अलग क्यारियों में विभाजित करके, और फिर आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के चौके बनाकर और खेत को पानी दे सकते हैं। ये विधि ज़्यादातर समतल क्षेत्रों के लिए ही क्या है, उपयुक्त है दोस्तों। प्राचीनतम विधि है, पहले से चली आ रही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। इस सिंचाई विधि के अंदर खेत को एक बड़े बॉर्डर के रूप में डिवाइडेड कर लिया जाता है, इस प्रकार से। जैसे ये आपका खेत है दोस्तों, और आपने प्लॉट के रूप में एक प्लॉट ये बना लिया, दूसरा प्लॉट ये बना लिया, इसमें सिंचाई के लिए पानी को खुला छोड़ दिया, इसमें सिंचाई के लिए पानी को खुला छोड़ दिया। इस प्रकार से करते हैं, या इस प्रकार से एक लाइन बनाकर ढाल के अनुसार, और आप छोटे छोटे बॉर्डर बना सकते हैं। ये ज़्यादा ढलान वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इस सिंचाई विधि में भी पानी का नुकसान बहुत अधिक होता है। श्रम की बचत होती है मान लिया, लेकिन साथ साथ में पानी का नुकसान ज़्यादा होता है। सभी पौधों को समान रूप से इसमें पानी नहीं मिल पाता है। जो गड्ढे वाले पौधे होते हैं उनको ज़्यादा मिलता है, ढलान के ऊपर पौधे होते हैं उनको कम मिलता है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं कुंड सिंचाई विधि। इसमें इस प्रकार से इमेज में जैसा कि दर्शाया गया है, उस प्रकार से कुंड बनाते हैं और इन कुंडों के अंदर पानी छोड़ा जाता है। ये ज़्यादातर कपास, गन्ना, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि के लिए ऐसी विधियाँ क्या है, उपलब्ध है। इसमें आपको ट्रैक्टर की सहायता से कुंड बनाने हैं, तथा उन कुंडों के अंदर क्या करते हैं, अपन पानी छोड़ देते हैं, और कुंडों के ऊपर अपन क्या करते हैं, फसल की बुआई करते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या हो सकता है, ज़्यादातर कुंडों के ऊपर क्या लवण इकट्ठे हो जाते हैं, पानी का नुकसान अधिक होता है। इसमें सिंचाई विधि में ज़्यादा दक्षता नहीं रहती है, तथा मानव के और श्रम की अधिक लागत होती है, और साथ साथ में कुंड बनाने में जो मेहनत लगती है वो अलग होती है। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तथा ज़्यादा ढलान वाले क्षेत्र में अपन सीढ़ी नुमा या कंटूर कुंड बनाकर भी आप सिंचाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं बौछार सिंचाई विधि या स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि को दोस्तों फव्वारा विधि के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादातर असमतल या उबड़ खाबड़ या टीले वाली भूमियों के लिए ये विधि क्या है, उपयुक्त है। ज़्यादातर इस विधि का उपयोग हरियाणा व राजस्थान में किया जाता है, क्योंकि हरियाणा तथा राजस्थान की मृदा बलुई रेतीली मृदा है, ज़्यादातर उबड़ खाबड़ लैंड है, अनडुलेटेड टाइप है। सभी प्रकार की फसलों में इसको आसानी से लिया जा सकता है काम में, तथा हल्की सिंचाई करने के लिए यह विधि काफ़ी उपयुक्त है। कई बार मृदा में कठोर परत ऊपर की तरफ बन जाती है, तो उस कठोर परत को तोड़ने के लिए, बीजों की जल्दी अंकुरण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। साथ साथ में हल्की सिंचाई के लिए भी ये विधि उपयुक्त है। इस विधि में साथ में आप उर्वरक तथा पेस्टिसाइड भी पौधों को दे सकते हैं, फसलों को दे सकते हैं। इस विधि में देखो इस प्रकार से क्या फव्वारे लगे होते हैं, इसको नोजल या राइजर के नाम से जाना जाता है। एक फव्वारा 1 घंटे के अंदर 1000 लीटर पानी निकालता है, और ये राइजर के मुख्य भाग होते हैं जिसको नोजल के नाम से आप जानते हैं। मेन इरिक देखो इस प्रकार से, और इसमें एक फव्वारा पाइप की लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास होती है। यह विधि ज़्यादातर हरियाणा वाले क्षेत्रों में काम में ली जाती है, और राजस्थान के अंदर ये सीकर तथा झुंझुनू जिले के अंदर काम में ली जाती है। इस विधि में पानी की काफ़ी अच्छी बचत होती है, मतलब इसमें 30 से 50% पानी की बचत होती है अन्य क्यारी विधि जैसी विधियों की अपेक्षा। तथा इस विधि के अंदर नुकसान ये है कि जब किसी क्षेत्र में वायु दबाव अधिक हो जाता है या हवा ज़्यादा तेज़ मात्रा में चलती है, तो समान मात्रा में पानी का वितरण नहीं होता है। सभी फसलों के लिए ये विधि क्या है, उपयुक्त है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी है जैसे धान, उनके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि धान को ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए होता है,
पानी चाहिए होता है। कई बार क्या होता है, जैसे अगर खराब जल है तो उसके कारण से इसका जो राइजर है उसके छेद रुक जाते हैं। लवणीय भूमियों के लिए ये विधि ज़्यादा उपयुक्त नहीं है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन। इस विधि को ट्रिकल सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है, ट्रिकल इरिगेशन के नाम से जाना जाता है, या इस विधि को टपका विधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो ये ड्रिपर दिया हुआ है, आपने देखा होगा ड्रिप सिंचाई, इस प्रकार से मेन इरिगेशन लाइन उससे लेटरल पाइप से अलग अलग ड्रिपर्स निकले हुए हैं, जो ऊपर की तरफ ये ड्रिपर का जो चित्र दे रखा है इसमें, इस प्रकार से एक ड्रिपर 1 घंटे में 10 लीटर पानी निकालता है। इस विधि का आविष्कार इजराइल से हुआ था दोस्तों। ये विधि मुख्य रूप से कहाँ की देन है? इजराइल की देन है। सबसे अधिक फल वृक्ष व सब्जियों के लिए ये विधि क्या है? उपयुक्त है। इस विधि में चाहे फील्ड समतल हो चाहे असमतल, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अधिक सिंचाई में जल दक्षता वाली सिंचाई विधि है। इस विधि में सीधा सीधा 50 से 70% पानी की बचत होती है अन्य विधियों की अपेक्षा। साथ साथ में खरपतवार नियंत्रण होता है। जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है, कम पानी है, उन क्षेत्रों के लिए काफ़ी अच्छी उपलब्ध है। तथा साथ साथ में भूमि की जल धारण क्षमता क्या करती है? बढ़ाती है। पौधे की जड़ क्षेत्र के अंदर ही पानी डालती है, बाकी भूमि के एरिया को जल वेस्ट नहीं करती है यह विधि। और इस विधि के माध्यम से आप उर्वरक तथा पेस्टिसाइडों को घोल के पौधे को दे सकते हैं। साथ साथ में लवणीय जल के लिए भी क्या है, ये उपयुक्त विधि है। इसमें आसानी से सिंचाई आप कर सकते हो। फलदार व सब्जी वाले पौधों के लिए काफ़ी अच्छी विधि है। ये विधि भारत में ज़्यादातर महाराष्ट्र में काम में ली जाती है तथा जयपुर में पॉली हाउस के अंदर, जैसे इसके अलावा आप फल वृक्षों में काम में ले सकते हैं। छोटा अगर आपने गृह वाटिका लगा रखा है तो उसमें आप काम में ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी विधि है और ये विधि भी केवल दबाव के ऊपर ही आधारित है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं, इस प्रकार से आप ड्रिप का सचित्र देख सकते हैं कि आप जैसे ये छोटे पौधे हैं, इनमें ड्रिपर आराम से क्या कर रहा है? सिंचाई कर रहा है। इस प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं कि मेड के ऊपर ड्रिप बिछा कर आप सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई की काफ़ी अच्छी विधि है दोस्तों ये। आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में सिंचाई के जो प्रश्न उत्तर हैं, अभ्यास प्रश्न उत्तर, उनके बारे में दोस्तों।